अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सियासी और सहाफती हल्के काफी अरसे से यह बात दोहरा रहे थे कि तहरीक इंसाफ में बतौर जमात जमहूरियत कम और बादशाहत ज्यादा है। जहां सिर्फ फर्द वाहिद की उजारादारी है, उसी का हुक्म अरफ आखिर समझा जाता है। पंजाब और केपी असम्बलियों की तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफों की पुरजोर मुखालफत के बाद भी इन मनसूबों को अमली जामा पहनाने से इस बात को मजीद तकवीत मिली। पहल जो बात सरगोशियों में की जाती थी सानेहा 9 मई के बाद, अब वो बातें सियासी और सहाफती हलकों के अलावा खुद तहरीक इंसाफ के कलीदी रहनुमा रहने वाले सरे बाजार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह बानी तहरीक इंसाफ फैसले सादर करते और पॉलिसीज बनाते और इन्हें इन पॉलिसी से इख्तलाफ की भी इजाज़त नहीं होती थी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल समेत बहुत से सियासतदान इन्हीं पॉलिसीज के बाइस पार्टी से अलहदा हुए, लेकिन अब असद उमर जैसे इमरान खान के इंतहाई करीबी रहनुमा भी ये कहने पर मजबूर है कि हम पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं थे, इसीलिए अपनी राहें जुदा की हैं। असद उमर जब से पार्टी से अलहदा हुए खामोश थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की अदालत में जैसे उन्हें बानी तहरीक इंसाफ ने नज़रअंदाज किया, ये असद उमर की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था, जिसके बाद वो गुज़श्ता रोज़ ही एक टीवी प्रोग्राम में दोबारा मंजर आम पर आए और अपने ही साबिका चेयरमैन के खिलाफ एक मुकम्मल चार्जशीट पेश कर दी और कहा कि चेयरमैन पीटीआई जो स्ट्रेटजी लेकर चल रहे थे उससे इत्तफाक नहीं करता, इसीलिए अपनी पॉलिसीज की वजह से पार्टी का ओहदा छोड़ा। असद उमर क्या कह रहे थे? साबिक सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ आज तो इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं, लेकिन 8 मई और यहां तक कि 9 मई के वाकयात रूनुमा होने तक वो पार्टी पॉलिसी के साथ नजर आते थे, बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होते थे। जैसे ही वक्त ने पलटा खाया है, असद उमर ने भी पार्टी से राय जुदा कर ली। अगर असद उमर पार्टी पॉलिसी से नाला थे तो वो बर वक्त पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करके ये बातें कर सकते थे और अपनी ही जमात के रहनुमाओं को भी खबरदार कर सकते थे, लेकिन गुज़श्ता रोज से पहले वो पार्टी के उसूली मौक़िफ़ के ना सिर्फ हिमायती थे बल्कि हर तरह की मज़ाहमत का दिफा करते भी दिखाई देते थे। आज से पहले यानी अब ये जो स्टेटमेंट दिया है 9 मई से पहले का असद उमर क्या था, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। जब अगला इलेक्शन आएगा और स्पीकर साहब ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये पार्लियामान में रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असद उमर ने गुज़श्ता रोज -1 की मुखालिफत भी की और 2 कदम पीछे हटने की बात भी की। उनकी बातों से महसूस हुआ जैसे वो शाह महमूद कुरैशी फार्मूले की हिमायत में सामने आए हैं। दूसरी जानिब असद उमर से पहले और बाद में पार्टी छोड़ने वाले रहनुमा भी अब ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे वो पार्टी छोड़कर किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर पशेमा है। ये परेशानी इसलिए भी है कि पीटीआई से टूटने वालों को जो छतरी इस्तेहकाम पाकिस्तान की सूरत में मुहैया की गई, वो फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ही ग्राउंड होती भी, लैंड करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें शामिल रहनुमा पहले तो सिर्फ मुंह छुपाने पर इक्तफा कर रहे थे, अब खुल्लम खुल्ला इस पार्टी से तकरीबन इजहार लाताल्लुकी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महमूद मौलवी जैसे रहनुमा जो पार्टी के लॉन्चिंग पर सबसे ज्यादा नुमाया थे, अब ये कह रहे हैं कि उनके नाम के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान का रहनुमा होने का लेबल ना लगाया जाए। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में आए और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जब उनको मंसूब किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा उसकी एक नजर रखता है। नेगोशिएशन भी हो रही है, बातें भी हो रही है, क्योंकि अली खान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से है। अभी मेरी कल ओन चौधरी साहब से भी बात हुई, जावेद करीम साहब से बात हुई। सिर्फ डायनेमिक्स को हम वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर उस डायनेमिक्स, उसकी वजह ये देखे ना, मुझे देखना है कि मेरे साथ कितने लोग होंगे, कौन कौन होगा, क्या मंशूर होगा, किस किस्म से होगा, उसके बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा ना। मैं कोई स्टेटमेंट वेट देना नहीं चाह रहा हूँ मेरे, और ना मैं इस वक्त किसी और पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं अपने आप को बिल्कुल इस वक्त ओपन रख रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं फैसला कर लूंगा, क्योंकि जब चीजें क्लियर नहीं हो जाती ना तो ज्वाइन करना, स्टेटमेंट देना कि ज्वाइन कर लिया, ये जो है मैं कहूँगा कि मुनासिब नहीं हो। इस्तेहकाम पाकिस्तान के कुछ बैकफुट पर होने की वजह से अब किसी नए सेटअप की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। वो सेटअप इस बार पंजाब की बजाय केपी से नमूदार होने की तवक्को की जा रही है और खबरें हैं कि अब परवेज़ खटक की जानिब से केपी में तहरीक इंसाफ के मुतबादिल के तौर पर एक मजबूत ग्रुप बनाने की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं, जिसमें केपी के बहुत तगड़े रहनुमा शामिल हो गए और वो 2-3 ऐसे लोग भी बानी तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ देंगे जो अब तक उनके साथ खड़े थे। अब बहुत सारी क़यासत रूमर्स हैं, इनमें किस हद तक सदाकत है बात करेंगे। तर्जुमान तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना यह आपका आखिरी फैसला है या इसमें कोई लचक की गुंजाइश है या जिसे कहें यू टर्न की गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वो आपने तो वैसे ही जज की तरह पूछा है। वो जज जब फांसी की सजा देने लगता है तो कहता है यार अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ जरा। ऐसा क्यों लगा वैसे आपको जवाहर साहब? मेरे सवाल से आपको ऐसा क्यों लगा? आपने इस तरह पूछा, आपका आखिरी फैसला। जनाब, हमने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया कि पीटीआई के जिसके अंदर 16 साल मैंने लगाए, मैंने अपना वक्त, जान, माल, पैसा, कारोबार, ख़ानदान सब कुछ दांव पे लगाया, पर्चे झीले, मारें खाई, हमले हुए, हर किस्म की कुर्बानी दी। हमने उसको ज़ाया नहीं होने देना। और ये तहरीक जना इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनाई है उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव भी यही है कि पीटीआई की वो सारी लीडरशिप कि जो 5 साल से लेके 25 साल से पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जो है वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रही थी और बासलाहियत लोग हैं, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 30 साल का, वजारत का, सूबाई वजारत का, वफाकी वजारत का एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा है। हम उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहते थे। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और मजबूरन बनाया। हमने शौक़ से जो है वो पार्टी को इस हालत तक मैंने नहीं पहुँचाया, जहांगीर तरीन साहब ने भी नहीं पहुँचाया, अलीम खान साहब ने भी नहीं पहुँचाया। ये पार्टी अगर 9 मई को खुदकश हमले के तहत तबाह बर्बाद हो रही है तो वो पार्टी के लीडर की पॉलिसियों की वजह से हो रही है। और जब पार्टी बिल्कुल इस हद तक पहुंच गई कि जिस पे अब उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहा उसके ऊपर, तो जनाब हमने अपना रास्ता तो बनाना है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, मैंने आपसे क्यों पूछा करनी है। मैंने वो शॉट भी प्ले किया है महमूद मौलवी साहब का, गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे, और वो कहते हैं कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान अभी ये कोई आखिरी फैसला नहीं है कि मैं इस पार्टी में हूँ। हमने पूछा अली जैदी, इमरान इस्माइल, दीगर क्या उन्होंने फैसला कर लिया? वो कहते हैं उनका भी अभी कोई हतमी फैसला नहीं है, अभी ये फैसला होना बाकी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा कि आपका हतमी फैसला है या यहाँ भी मामला गोली है? अच्छा, महमूद मौलवी को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मेरी इस्लाम दुआ भी नहीं है उनसे, ज़िंदगी में कभी मिला भी नहीं हूँ। ये 2 फंक्शंस में आए थे लेकिन आमना सामना नहीं हुआ। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से उनका जो जेस्चर है ना उसके ऊपर। पहला इन्होंने जेस्चर जो दिया जनाब फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब पहुँच गए अडयाला जेल के बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने, और वहाँ पे जो इन्होंने एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया जी, वो बड़ा अजीबोगरीब था। फिर उसके बाद डिनर पे वही लोग आए थे जो अपनी मर्ज़ी और अपनी तमन्ना और अपनी ख्वाहिश और अपनी विल और अपनी विश के तहत वहाँ पर आए थे। चलो डिनर में भी आप आगे, आपको एक एक्सक्यूज़ दे दें कि यार डिनर में तो हम वैसे ही आगे खाना खाने आ गए, कोई दोस्ती का लिहाज करके आ गए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जनाब बिल्कुल स्टेज के ऊपर कंधे से कंधा मिला के अलीम खान साहब के साथ और जहांगीर तरीन साहब के साथ आप बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद आप 12 दिन से आप अजीबोगरीब किस्म का राग अलाप रहे हैं। तो मुझे तो समझ से बाहर है इनका महमूद मौलवी साहब। देखिए, अब इससे तासुर ये मिल रहा है ना कि जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी टेक ऑफ करने से पहले ही लैंड कर रही है, ये इस तरह का पोस्ट ये पोस्ट कर रहा है कि उससे लग रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लैंड कर रही है। तो ये किस मिशन पर है जवाहर साहब? एक बात रेहान भाई बिल्कुल क्लियर सुन लें, और आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को भी मैं मैसेज दूंगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार के लिए अल्लाह पाक के करम से इंशाल्लाह बनी है। हमने इक़्तिदार हासिल करना है, सूबे का भी, KPK का भी, पंजाब का भी और वफाक का भी। ये उसके लिए बनी है, ये बेकार के लिए नहीं बनी, ये इक़्तिदार के लिए बनी है। ठीक है, एक बात बिल्कुल क्लियर सुन लें। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने पीटीआई के उन कायदीन को ज़ाया नहीं होने देना जो अपनी पार्टी की लीडरशिप की मुल्क दुश्मन पॉलिसी, रियासत दुश्मन पॉलिसी, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से आज पीटीआई को इस नहज तक ले आए कि 9 मई हुआ, और 9 मई के बाद जो अब तक हो रहा है, हमने इन पॉलिसियों के जद में नहीं आने देना पीटीआई के उन कायदीन को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल मुल्क और कौम की खिदमत की है। प्रिंसिपली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, प्रिंसिपली आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टी बेकार नहीं इक़्तिदार के लिए बनी है। मतलब वो काफ़ी और रदीफ वाले चौहान साहब आज मुझे फिर नज़र आ रहे हैं। इक़्तिदार कैसे मिलेगा? आपने कहा पीटीआई के वो कायदीन। अब मैं फवाद चौधरी की बात करूँ, इमरान इस्माइल की बात करूँ, अली जैदी की बात करूँ, समहाउ आपके बारे में भी लोग कहते हैं भी इलेक्टेबल्स तो नहीं है, इनका वोट बैंक तो बल्ले से था, अब ये वोट बैंक कहां से आएगा और ये कैसे नशिस्तें निकालेंगे?
यार आप मुझे बताएं कि बल्ले का वोट जनाब 1997 के इलेक्शन में कितना था, बल्ले का वोट 2002 के इलेक्शन में कितना था, बल्ले का वोट 2013 के इलेक्शन में कितना था। रेहान भाई आप तो माशाल्लाह जर्नलिस्ट हो, आपके तो टिप्स होना चाहिए। जब पार्टियां बनती हैं तो वो मैं बता देता हूं आपको, 96 में इमरान खान साहब की एक सीट लीडर थी, बन के नहीं आता। फिर 2002 के अंदर तो जो कुछ हुआ आपने देखा, 2008 में वैसे बाइकआउट कर दिया। एक नहीं थी, मियां वाली से इमरान खान साहब ने सीट निकाली थी जी। 97 नहीं 97 में एक भी नहीं थी, 97 में एक भी नहीं थी, 2002 में एक थी, 2008 में वैसे बाइकआउट कर गया, जमानतें जब्त हुई थी सारों की जी, ठीक है ना। 2008 का जनाब APDM के तहत बाइकआउट हो गया था। फिर अल्लाह बख्शे जनरल शुजा पाशा साहब को, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब को, और फिर जनरल फैज़ साहब को, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि वोट जो है ना, वो लीडर भी कोई माँ के पेट में से बन के नहीं आता। तो पार्टियां भी जनाब बनते सारी जनाब आप कहें कि एक दिन पहले बनी और अगले दिन इक़्तिदार में आ जाए। हम ये हमारे पास 3, 4, 5 महीने हैं, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और बाकी। अच्छा फिर मुझे मेरे सादा से सवाल का जवाब दें। देखिए सर, आउट फ्रॉम नोवेयर जैसे आपने बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैकग्राउंड ये था, कुछ भी नहीं था और सब कुछ हो गया। अब उसी तरह आप ये कह रहे हैं कि ये इक़्तिदार के लिए बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, तो आपके साथ भी वो गैबी मदद आ रही है जो उस वक्त PTI को मिली थी और इक़्तिदार मिल गया था? देखें, मैं आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ। मेरी ज़िंदगी के टोटल ज़िंदगी में से 44 साल एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैंने गुजारे हैं। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कर दूं कि इलेक्टेबल्स या इंडिविजुअल कैंडिडेट, उसकी अपनी अहमियत होती है, पार्टी की अपनी अहमियत होती है। कुछ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं कि जो पार्टी हवा के होते हैं, लेकिन उसमें भी 20% कम अज़ कम वोट जो है वो आपके कैंडिडेट का होता है। लेकिन कुछ इलेक्शंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे पार्टी इतनी बेस नहीं कर रही होती, वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा बेस कर रहा होता है, माहौल ऐसा बन जाता है। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में अगर किसी की गलतफहमी है कि आप 9 मई के वाक़यात के बाद इजराइल और इंडियन रॉ की साजिशों से भी बढ़कर मुल्क दुश्मनी करके पाकिस्तान की फ़ौज और रियासत और रियासती अदारों के साथ टकराव करके आप कहें कि PTI एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, ग्रूमिंग पार्टी के तौर पे जनाब यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही होगी, तो ये गलतफहमी है आपकी, ये गलतफहमी है। यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में 780A के पर्चे, इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे, मिलिट्री कोर्ट्स के पर्चे और आर्मी तनसीबात के ऊपर हमलों के पर्चे हैं, इनको आप जब भुगतना शुरू करेंगे ना, तो फिर पता चलेगा कि PTI जनाब कहाँ पे खड़ी है और कहाँ पे नहीं खड़ी। और आप अभी सारी चीज़ें अगले महीने 1.5-2 महीनों में क्लियर होंगी। हमारे सामने भी ये पूरे का पूरा नक्शा बिल्कुल क्लियर सामने आया, तो हमने ये डिसीजन किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपना बनाएं कि जिस PTI के कम अज़ कम हम ज़ाया ना होने दें। हमने जनाब जिद्दोजहद की है, इस मुल्क और कौम की खिदमत की है, सोसाइटी की खिदमत की है, इन लोगों को हम जनाब ज़ाया नहीं होने देना। अच्छा, ये फैसला हो गया इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि इलेक्शन तने तनहा लड़ना है। ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल साहब को कैबिनेट से मुस्ताफ़ी होने का, ये कल गुज़श्ता रोज़ हमने एक ट्वीट देखा जिसमें ये ऐलान हुआ कि दोनों को मुस्ताफ़ी होने का हुक्म सादर कर दिया गया है। फैसला हो गया कि अलहदा लड़ेंगे, सोलो फ्लाइट करेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, इस वक्त मगरिब की अजानें हो रही हैं जी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैं पिछले कुछ 45-50 टॉक शोज़ के अंदर ये बात कर चुका हूँ, हमारी पार्टी किसी किस्म की नरगसियत का शिकार नहीं है। हमारी लीडरशिप किसी किस्म की PTI की लीडरशिप की तरह फालतू की नरगसियत का शिकार नहीं है। पंजाबी का मुहावरा चूड़े वाली आकड़, हमारी ये आकड़ नहीं है कि भाई जी हमने वज़ीर आज़म के साथ नहीं बैठना अगर अपोजिशन लीडर है, अगर हम वज़ीर आज़म है तो हमने अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठना, अगर हम पॉपुलर पार्टी के जनाब हमारा लीडर जनाब पॉपुलर पार्टी का हेड है तो वो कहे कि मैंने दूसरी पार्टियों के साथ नहीं बैठना। क्यों? कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं नऊज़ बिल्लाह गौस कुतुब और कलंदर हूँ, मैं सादिक और अमीन हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ, बाकी सारे पैड़े हैं, बाकी सारे गुनाहगार, खताकार, सयाकार, बदकिरदार, बदकार, मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा हूँ, मैंने किसी के साथ नहीं बैठना। ओ भाई, ये सियासत नहीं होती। सियासत झुकने का नाम है, सियासत कंप्रोमाइज़ करने का नाम है। सियासत मुल्क और कौम और माशरे और सोसाइटी और आवाम की बेहतरी के लिए अपने असूलों को
एक साइड पर रख के इज्तिमाइयत का सोचने का नाम है, रियासत की बेहतरी के लिए कंप्रोमाइज करने का नाम है। मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आए तो अपने मुखालिफ के साथ बैठने का नाम है। कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अवाम का जहांगीर जनाब तरीन बुरा साहब वक्त आए लंदन पहुंचे तो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, कुछ सबील या कोई कॉम्प्रोमाइज होता हुआ देख रहा है आप? देखिए, हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम हर पार्टी के साथ बैठेंगे, हम हर पार्टी के साथ निगोशिएशन करेंगे, हम हर पार्टी के साथ टेबल टॉक करेंगे, हम हर पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को खसारे से बचाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो उससे बचाने के लिए हम हर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठने को तैयार हैं। इस वक्त हम सियासतदान हैं। असद उमर साहब का हम जनाब, हमारे अंदर वो आकड़ नहीं है, वो मोर और लेस वैसा ही है जो आपने पहले दे दिया, क्योंकि असद उमर साहब वही पार्टी में है, सिर्फ उन्होंने जो है अपनी सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दिया था। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज दोनों ही जमानत खारिज होने के बाद एक साथ एक गाड़ी में सवार होते हुए जाते हुए देखे गए। ये किस प्लान पे हैं आप? इनके साथ भी राब्ते में हैं? आपको लग रहा है कि ये भी राहें जुदा कर लेंगे अल्टीमेटली, पीटीआई से आपके साथ शामिल होंगे, या कोई नया ग्रुप बनने जा रहा है? देखें, असद उमर साहब ने कल बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट इंटरव्यू दिया है, बहुत ज़बरदस्त और 100% दुरुस्त बातें की हैं। ठीक है, उनकी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया के अंदर, उस पार्टी का जनाब एक कंट्रोल भी है और उनको सपोर्ट भी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उस ट्रोलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। असद उमर साहब ने 100% हर बात ठीक कही, समझाने की लोगों ने कोशिश की, बतलाने की कोशिश की और जनाब उनको एजुकेट करने की कोशिश की, लेकिन जनाबे वाला जो हम भी तजर्बा 16 साल का रखते हैं और तकरीबन कोई 14 साल जनाब इनको भी हो गए हैं, 13 साल 12 साल असद उमर साहब को पार्टी में, सबको पता है कि यहाँ किसी की नहीं चलती थी। वो बैठते थे पार्टी चेयरमैन, इधर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, इधर असद उमर साहब बैठे हैं, सारी लीडरशिप बैठी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-30 40-40 साल स्टूडेंट लीडरशिप से लेके यूथ लीडरशिप से लेके प्रैक्टिकल लीडरशिप में जनाब अपना अपना नाम मनवाया हुआ है। उनको उठते बैठते बताया जाता था, आपको कुछ नहीं पता जो मैं जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते जो मुझे पता है, जो सलाहियत मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, जो दुनिया मैंने देखी है वो आपने नहीं देखी, जो मैं फैसला कर सकता हूँ वो आपको नहीं पता। हर घंटे में 10 दफ़ा ये बात हर गुफ्तगू में होती थी। ओ भाई, जो बंदा ये कहे कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैंने दुनिया देखी हुई है, मैंने ओवरसीज देखे हुए हैं, मैंने अमेरिका देखा हुआ है, मैंने यही तो पूछ रहा हूं कि इस एटीट्यूड के साथ अब तक असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कप्तान के साथ खड़े हुए हैं, कब तक खड़े रहेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर आप दिल का एक्सरे कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं ना, तो जो जज्बात आप उनके सुनेंगे या देखेंगे, तो मैं भी कानों को हाथ लगाऊंगा, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। वैसे को पॉलीग्राफिक टेस्ट ही होता है। मजेदार आदमी है बेचारे, शराफत के साथ चीजें चला रहे हैं। तो ये शराफत से कब तक चलाते रहेंगे, या ये कब तक शराफत बचा पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात यह है कि ये तो अभी वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। और जिस तरीके से असद उमर साहब की इस वक्त ट्रोलिंग कर रही है इनकी सोशल मीडिया टीम, और भाई खुदा के बंदों को अक्ल से काम लो, गिट्टों में इनकी अक्ल आ, इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, और जनाब वो सांप चला गया उसकी लकीर के ऊपर पीटा जा रहा है। अभी भी गलतफहमियों का शिकार है जनाब, पीटीआई पर से इक़्तिदार आएगी, मैं हैरान हूँ। और पीछे से जना इनको फ्यूल और ईंधन जना वो सोशल मीडिया टीम देने लगी हुई है, जो अमेरिका बैठी हुई है, जिसका मखसूस एक एजेंडा है, एक मखसूस मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़, एक मखसूस एजेंसी के साथ ताल्लुक़, और वो बैठ के जनाब फीड करने लगे हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए नौजवानों को और यहाँ पर बैठे हुए पीटीआई के एक्टिविस्ट को, कि बस इक़्तिदार ये आने लगा है, ये आ रहा है इक़्तिदार दोबारा से। वो बेचारे सोशल मीडिया के चक्रों में वो कौम लगी हुई है। वो असद उमर साहब को भी नहीं बख्शा उन्होंने। वो भाई, उसने जेन्युइन बातें की हैं, प्रैक्टिकल बातें की हैं, अथेंटिक बातें की हैं, रियलिस्टिक बातें की हैं, उसको समझो, उसको जानो, लेकिन नहीं, जिद लगी हुई है। आज अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को झंडा पकड़ा दें जी पार्टी चेयरमैन, मैं ये समझता हूँ पीटीआई 90% अपने मसाइल के ऊपर कवर कर लेगी, लेकिन मुझे पता है उन्होंने नहीं करना। जब गिरफ्तार हो जाएंगे, पीछे उनकी मिसेज ने झंडा उठा लेना है, उनकी बहनों ने झंडा उठा लेना है,
उनका एक भांजा है जाना, उसने झंडा उठा लेना है। शाह महमूद कुरैशी साहब को इज्जत नहीं देनी, जो वाइस चेयरमैन है, जिनके मुतालिक खुद कह चुके हैं ये आज से कुछ अर्सा पहले कि मेरे बाद वो झंडा उठाएंगे, जो लीगली कानूनी तौर पर वो लेजिटिमेट है इस बात के ऊपर कि वो पार्टी की चेयरमैन ही। बिल्कुल ठीक, उनका लेजिटिमेट राइट बनता है बीइंग वाइस चेयरमैन कि उसके बाद ये कमान उनके पास हो, लेकिन आप ये पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा होगा नहीं। लास्टली सर, ये परवेज खटक साहब खामोश है अब तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, उसमें सवालों जवाब नहीं हुआ, स्टेटमेंट दे के चले गए। वो किस मिशन पे हैं, वो क्या कर रहे हैं? और खबरें आ रही कि 50-60 इलेक्टेबल्स उनके साथ भी है, कोई नया ग्रुप सामने आ सकता है, इज इट ट्रू? पीटीआई का हर लीडर, कौमी और सूबाई, हत्ता के डिस्ट्रिक्ट के भी, और तमाम एमएनए एमपीए सेनेटर अपने अपने मिशन पे हैं इस वक्त। हर एक मिशन है, हर बंदा इंतज़ार में है। कोई पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के इंतज़ार में है, कोई पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की जो सक्सेसर होंगे उनकी जो मार धाड़ और भाग दौड़ और जंग शुरू होगी उसको देखने के चक्करों में है। उसके बाद उन्होंने फैसला करना है। रहना किसी ने भी पीटीआई में नहीं है, ये भी सुन लें, और ना रहने दिया जाएगा। ना यहाँ पे वो माहौल है। आपके 780A के जो सैकड़ों पर्चे हुए ना, जहाँ जो प्रैक्टिकली है, जो तकरीबन जेन्युइन है, वो आपका क्या ख्याल है कि जिसने जीएचक्यू पे हमला किया, वासिक कयूम ने, उमर तनवीर भट्ट ने, राजा माजिद ने, सदाकत अब्बासी ने, इन लोगों ने, उनको यहाँ पर जनाब रियासत जो है वो एमएनए और एमपीए के इलेक्शन लड़ने का माहौल देगी। अब अच्छा चौहान साहब, आपके साथ गुफ्तगू इस तसलसल में होती है, इतनी मजेदार होती है कि वक्त का पता नहीं चलता। प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं कि ऑन टाइम बड़ा कम रह गया, आपने तो ब्रेक भी कोई नहीं ली। मुझे सर सिर्फ आप ये बता दीजिए कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब को भी रिहाई का परवाना मिला है, चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई उनकी, तो पार्टी प्रेसिडेंट है सर, वो पार्टी सदर है, उनके साथ क्या होने जा रहा है? वो भी राह जुदा कर लेंगे अल्टीमेटली? को प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं पिछले कई दिनों से चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से ट्वीट भी किया, हर टॉक शो में भी बात की। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई है चौधरी परवेज इलाही साहब की जो ज़मानत हुई है। चौधरी परवेज इलाही साहब को अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं एक उनका बरखुरदार कह लो, उनका छोटा भाई कह लो, उनका एक जिसे कहते हैं ना कि दिल से मेरा एक ताल्लुक़ है। मैं बुज़ुर्गों की तरह उनकी जना मैं इज़्ज़त करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों की तरह। पीटीआई के अंदर उनकी कोई इज़्ज़त और वक़ार नहीं है, बिल्कुल। मैं 16 साल का तजर्बा अपना बता दूँ, मैं एक एक नीयत, एक एक तबीयत जानता हूँ पार्टी चेयरमैन की भी, और पार्टी के जो खैर पार्टी अब नीचे तो रही नहीं, वो कभी भी चौधरी परवेज इलाही साहब को वो इज़्ज़त, वो वक़ार, वो मकाम नहीं देंगे जो वो रखते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट रखते हैं। अगर उनकी कहने पे चला होता तो आज शायद पार्टी इस हद तक पहुंचती ना। ठीक, अगर चौधरी परवेज इलाही साहब उनके मशीर खास होते तो आज पार्टी इस हद तक पहुंचती ना। ये भी सुन लें। काफ लीग में वापसी हो जाएगी? आपको लगता है काफ लीग में वापस आ जाएंगे? काफ लीग में चौधरी परवेज इलाही साहब? ये अब चौधरी परवेज इलाही साहब अगला फैसला जो करेंगे बेहतर करेंगे। माशाल्लाह सीजन पॉलिटिशियन है, समझदार है। मुझे एक खुशी ये है कि चौधरी शुजात साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप किया और ख़ानदान बचाया। ख़ानदान से आगे कोई चीज़ नहीं होती, कोई पॉलिटिकल पार्टी खाने को नहीं देती। अपने बाप बेटा, ब्लड रिलेशन, ख़ानदान, ये सबसे पहले है। तो ख़ानदान के अंदर अगर आपस में जनाब इत्फाक पैदा होता है तो मैं ज़ाती तौर पर मुझे खुशी होगी, क्योंकि चौधरी बरादरान दोनों बुजुर्गों से जना मेरा रिस्पेक्ट का ताल्लुक है। ठीक। तो सबसे पहले तो ये ख़ानदान बचा, मुझे इसकी खुशी है। इनिशिएटिव लिया चौधरी शुजात साहब ने, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अच्छा फैसला ही करेंगे जना चौधरी परवेज इलाही साहब। बिल्कुल ठीक चौहान साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इस वक्त वज़ीर आज़म के मावरे खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बताएगा कि इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के तेवर इन दिनों क्यों बदले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं है कि कोई इख्तलाफात उठें, क्योंकि मल्टीपल फोरम्स मौजूद हैं जहाँ अगर उनकी कोई एप्रीहेंशंस हैं वो रेज़ की जा सकती हैं। काबीना सबसे बड़ा फोरम है, ECC मौजूद है, और फिर वैसे भी वज़ीर आज़म कोलिशन पार्टनर्स को बड़ा लंबा चौड़ा टाइम देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं।
तो अगर अभी भी इश्यूज हैं तो वो इन फोरम्स पे हाईलाइट करके उनका हल जो है वो निकाला जा सकता है। तो पब्लिक एरिना में तो नहीं तुक बनता कि आप इन इश्यूज को रेज करें। हम राब्ते में हैं और बड़े अच्छे राब्ते में हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो इश्यूज हैं ये कोई इतने संगीन नहीं हैं जिनकी कंक्लूजन पे हम तो राजा साहब, बुनियादी एप्रीहेंशंस हैं क्या? वो क्या रिजर्वेशंस है जिसका इजहार पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से कर रही है? ये वो क्या चीजें हैं जो हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए पूरी नहीं कर सकी? देखिए, पीएसडीपी के ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया है कि पीएसडीपी के अंदर सिंध को शेयर नहीं मिला, जबकि पीएसडीपी भी जो बनाया गया है वो सारी कोalition पार्टनर्स की मुशावरत के साथ बनाया गया है। लेकिन अगर उनके कोई इतराज़ात हैं कोई फ्लड्स के ऊपर या कोई पीएसडीपी के ऊपर अगर शेयर कम मिला है तो वो उनसे बातचीत करके तय किया जा सकता है। बाकी तो मैं नहीं समझता और कोई सीरियस नौयत के कोई ये इश्यूज हैं। ये भी माइन्यूट इश्यूज हैं जिनका पहले भी इनसे मुशावरत रही, बजट में भी मुशावरत रही, और अगर तब हाईलाइट हो जाते तो तब ये इश्यूज बनते ही ना। लेकिन अभी भी जो है जहां हमने इतना अरसा गुजारा है, स्मूथली गुजरा है। चले सर, फ्रैंकली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है। जाहिर है इलेक्शंस है तो इलेक्शंस नैरेटिव की जंग होती है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम पीएमएलएन के पास जो बुनियादी तौर पे इस कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रही है, उनके पास क्या नैरेटिव होगा इलेक्शंस में जाने के लिए? देखिए, हमने 5 साल जो हुकूमत की 2013 से 18 में, उस वक्त महंगाई ऑन एवरेज 5% से कम थी। हमने अंधेरे दूर किए, मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की 14,000 मेगावाट तक हमने मंसूबे लगाए, सीपेक लॉन्च किया, एलएनजी के टर्मिनल लगाए, टेररिज्म से खत्म किया मामला मुल्क के अंदर से। जो ना खाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जिस वक्त आपने हुकूमत ली थी तो उस वक्त आपका नैरेटिव ये था कि रियासत बचाओ, सियासत नहीं रियासत बचाओ। ठीक है, उसके लिए आपने कड़वी गोलियां खाई, डिफिकल्ट डिसीजंस लिए, बावजूद इसके आईएमएफ के साथ मामलात मैच्योर नहीं हुए और वो कड़वी गोली निकलते निकलते एक आम आदमी जो है वो तो जमीन बोस हो गया है। वो जरूर महंगाई की आग में जल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स के अंदर है। तो आपको नहीं लगता कि नैरेटिव की इस जंग में मुस्लिम लीग नून खासी कमजोर होगी? क्योंकि वजीर आजम आपके थे, फाइनेंस मिनिस्टर आपके थे, इसहाक डार साहब की जितनी हाइप क्रिएट की गई थी वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। नहीं, देखें, यहाँ तो डिफॉल्ट का अंदिया दिया जा रहा था पीटीआई की तरफ से। वो तो रोज डिफॉल्ट का नारा लगाते थे। हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, और अगर आईएमएफ अभी भी हमारे पास वक्त बाकी है और अगर नहीं भी होता तो हमने वो जिस नगर पे आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी हम उस नगर पे ही चल रहे हैं। तो हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है जो पीटीआई ने ट्रांजिशन के वक्त नहीं किया। उन्होंने तो आईएमएफ के मुआहदे को उखाड़ बाहर फेंका और सब्सिडीज पे सब्सिडीज देना शुरू कर दिए, जिसने मुल्क की डायरेक्शन को तबाह कर दिया। तो हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए बजट के अहदाफ भी उनसे शेयर किए और उन्होंने जो एतराज़ात उठाए उस पर भी उनको रिस्पॉन्ड किया। तो हमने तो, मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो रियासत बचाओ सियासत नहीं बचाई हमने, तो ये नारा हमने पूरा किया। वो देखिए, वो नैरेटिव तो 2018 में होना चाहिए था ना। अगर वो इतना बेस्ट सेलिंग था तो 2018 में भी लोग उसको बाय कर लेते। अभी जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों इलेक्शंस के लिए मैदान में उतरेंगे तो यहां पर तो ये है कि कौन ज्यादा अचीव करता है, कौन पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर नकब लगाने में कामयाब होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन राइवल्स के तौर पे इलेक्शन के अंदर आएंगे तो क्या आसान होगा? क्या लोग इन राइवल्स को भी उस तरह से ये समझेंगे नूरा कुश्ती है? देखिए, मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर मुकाबला पीटीआई और पीएमएलएन का था। 9 मई के बाद पीटीआई को शदीद डेंट पड़ा है, उनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आई है, और जिस तरीके से उनकी पार्टी बिखर गई है तो अब पंजाब के ग्राउंड में पीएमएलएन है और अब आईपीपी है, इस्तेकाम पाकिस्तान, और पीपल्स पार्टी है जो कि कोशिश कर रही है कि वो अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ज़मीन पर मौजूद हर इंसान की 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनमें खुराक, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त नफ्स शामिल है। लेकिन गहराई से मुताला करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि इन तीनों बुनियादी ज़रूरतों में इज़्ज़त नफ्स वो ज़रूरत है जो बेशुमार इंसानों के लिए दूसरी 2 ज़रूरियात यानी खुराक और तहफ़्फ़ुज़ से भी ज़्यादा अहम है। इस मिसाल को यूँ समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान को हर रोज़ आप खाना फराम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे खाना फराम करते हुए जूते भी मार रहे हैं और गुर्बत के ताने भी दे रहे हैं। तो क्या वो फिर भी आपके साथ खाना खा लेगा या आपसे लेकर खा लेगा? यकीनन वतन अजीज़ में गुर्बत इस सतह पर आ चुकी है कि हो सकता है कि कुछ लोग फिर
मारपीट सहकर भी आपसे खाना ले ले, लेकिन याद रहे कि उनके साथ होने वाला बुरा सलूक और उनकी इज्जत नफ्स की पायमाली उनके जहन में मुसलसल नक्श होती रहेगी। ये जो मनाजिर इस वक्त अब आपको दिखा रहे हैं, ये 4 सद्दा के हैं, जहाँ शहीद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वसूल करने के लिए खवातीन कतार अंदर कतार खड़ी हैं और एक मर्द पुलिस एहलकार जिस बेदर्दी से इन खवातीन पर डंडे बरसा रहा है, यकीनन ये दिल दहला देने वाली वीडियो है। ऐसी काली भेड़ें हर डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। अगर ये कोई काली भेड़ पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी भी कर रहा है और ओवरऑल पूरे प्रोग्राम को डैमेज भी कर रहा है, तो अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त ज़रूर है कि ऐसे अनासर की सख्त सरकूबी होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।